प्रिय छात्र एवं छात्राओं नमस्कार। आज अपनी कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का जो संसाधन एवं विकास पुस्तक है भाग 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में, उसमें जो पाठ 4 है वो लेकर हाजिर है। और ये आज कृषि से संबंधित इसमें जो किताब में जो बातें हैं वो आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल बातें हैं और सिंपल बातों को ये बहुत सारे लोग हैं वो जान नहीं पाते और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आते हैं आगे परीक्षा में। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, गहराई तक पढ़ते जाते हैं, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। ध्यान रहे, आपके सामने कृषि के वैज्ञानिक प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं। कई बार पूछा जाता है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर आप सबको पता है, एग्रीकल्चर कृषि को कहते हैं, ठीक है ना। कृषि को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। ये कई बार पूछा जाता है सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर का नाम आते हैं रेशम पालन बताएंगे। रेशम पालन, जो रेशम की खेती होती है उसको क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। आपको पता है रेशम का आविष्कार है वो चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। रेशम शहतूत के वृक्ष के जो कीड़े पाले जाते हैं वहाँ उससे रेशम तैयार की जाती है। रेशम मार्ग बहुत प्रसिद्ध रहा हुआ है। पिस्सीकल्चर, तो पीसी ये अंग्रेजी शब्द में, पिस्सीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, ठीक है ना, मछली पालन। ऐसी कृषि जो मतलब कहें तो मछली पालन से संबंधित है तो उसको क्या बोलेंगे, पिस्सीकल्चर। अगला है विटीकल्चर, तो विटीकल्चर है उसको द्राक्षा कृषि भी बोलते हैं, द्राक्षा कृषि। ये नया शब्द है आपके लिए, पर कक्षा 8 में है, किताब में स्पष्ट है द्राक्षा कृषि। अब द्राक्षा कृषि नाम आते ही आप सोचेंगे तो नया शब्द आया है, तो ध्यान रहे ये अंगूर की खेती को कहते हैं। अगर अंगूर की खेती करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विटीकल्चर। आगे है हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर है वो सब्जी फल और फलों से संबंधित है। सब्जी फल इनसे संबंधित है, कौन सी, हार्टिकल्चर। आगे है वर्टिकल्चर। वर्टिकल्चर केंचुए की खाद होती है, केंचुए की, यानी केंचुए की खाद से जो कृषि करते हैं उसको कहते हैं वर्टिकल्चर। इसको हम जैविक खेती भी कह सकते हैं, जैविक खेती, यानी कि कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल शुद्ध देसी होती है। तो ये प्रश्न पिछली बार ये पूछा हुआ था रीट में, जो अपने आर्ट एट रीट लगती है उसमें, कि वर्टिकल्चर क्या होता है, तो ये रीट लेवल फर्स्ट में पूछा था। तो ध्यान रहे ये केंचुए की खाद होती है उससे कृषि करते हैं, उसको जैविक खेती बोलते हैं। इसमें यूरेनियम, ये बोलते हैं क्या, रासायनिक खाद होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा आजकल जो आते हैं बोलते हैं यूरिया की औलाद है ना, तो वो यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं, उसकी बजाय वो खाद गोबर की खाद होती है, केंचुए से वो और अच्छी बनाई जाती है, तो उसको जैविक खेती बोलते हैं, तो वर्टिकल्चर उसको बोलते हैं। ये है निर्वाह कृषि। निर्वाह कर, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें पूछ सकते हैं इसी, तो द्राक्षा कृषि निम्नलिखित में कौन सी है, हार्टी, वर्टी, वीटी, पीसी, तो वीटी है वो द्राक्षा कृषि, अर्थात अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर प्रसिद्ध है। ऐसे रेशम पालन से संबंधित कौन सी है, शेरी, वीटी, पीसी, 4 ऑप्शन में आ जाएंगे, तो ध्यान रहे आप बताना है। और अगर कक्षा 8 में सीधा भी पूछ सकते हैं कृषि वैज्ञानिक प्रकार को वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें लिखनी है, एग्रीकल्चर कृषि, सेरीकल्चर रेशम पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, इस प्रकार से लिख देंगे तो आपके ये 5-6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अब है जीवन निर्वाह कृषि क्या है, ये भी प्रश्न आता है कई बार, तो ध्यान रहे वो कृषि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, जीवन निर्वाह कृषि कहलाती है। जैसे आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ खेती होती है जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि भाई अपने पेट पूर्ति हो जाए और अपने मतलब कहें तो जो खाने के लिए जो अनाज लाते हैं वो अनाज की पूर्ति रहे। तो वो खाने के लिए अपने भारत में क्या क्या है, देखिए प्रमुख जो फसल है वो है चावल। सबसे ज़्यादा लोग चावल खाते हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, चावल, गेहूँ, मक्का, इसके अलावा कुछ दलहन फसलें भी, दाल भी तो चाहिए, दाल भी खेती इसलिए करते हैं कुछ लोग कि भाई वो जीवन निर्वाह कृषि हो सके, मतलब जीवन उससे चलाया जा सके, तो ये भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। दलहन भी कह सकते हैं, दलहन।
तो इस प्रकार से उसको निर्वाह कृषि कहेंगे। निर्वाह कृषि वो होती है जो किसी मतलब अर्थव्यवस्था यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे मान लो किसी के पास 2-4 बीघा जमीन है तो वो अपने गेहूं चावल जो खेती कर लें और अपनी पेट पूर्ति कर सकें। इस प्रकार से ये कृषि के प्रकार बता दिए मैंने यहाँ पे, और इसके बाद में आगे जो है कृषि के अनेक प्रकार हैं वो बताऊँगा आगे। देखिए अब अगला है कृषि में एक है वाणिज्यिक कृषि। कई बार पूछा जाता है वाणिज्यिक कृषि कौन सी होती है, तो जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए की जाती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कपास की खेती करती है, मूंगफली की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते हैं। ये सिर्फ हम घर की अर्थव्यवस्था अर्थात पैसे कमाने के उद्देश्य से ये खेती करते हैं, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। आगे है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम कौन होते हैं? आदिम वो होते हैं जो जनजाति होती है, अर्थात जो जंगलों में रहते हैं, वो पक्के मकानों में नहीं रहते, ऐसे ही जंगलों में कच्चे मकान बनाते हैं और वो जगह बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी कि वो चलवासी बोलते हैं एक तरह से। तो ये आदिम निर्वाह कृषि है। इसी को स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। स्थान अंतरित, स्थान को बदल के, स्थान अनंतरित यानी स्थान को बदल कर की जाने वाली कृषि। कहने का अर्थ आदिम जो निर्वाह कृषि है वो स्थान को बदल कर की जाती है। जैसे पहाड़ी भागों में क्या होता है, वहाँ से ये जो पेड़ पौधे हैं, जो कहें तो घास फूस है, उसको आग लगा देते हैं वो आदिवासी लोग, और वो उससे जो खाद बनती है उससे वहाँ पर वो बीज बिखेर देते हैं, उससे खेती करते हैं, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो ध्यान रहे स्थानांतरित कृषि का एक नाम और भी है जो आप पहली बार सुनेंगे, और वो है कर्तन एवं दहन कृषि। कौन सी है? कर्तन एवं दहन कृषि। ध्यान रहे कर्तन का मतलब यह है कि जो पेड़ पौधे हैं, घास फूस, उसको काट दिया, कर्तन कटाई कर दी, और दहन का मतलब आग लगा दी वहाँ, तो उससे क्या उस राख से वो मतलब वो एक तरह से खाद बन जाती है। तो इसलिए ध्यान रहे नया शब्द है, ये कक्षा 8 में आपको एनसीईआरटी बुक में मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। तो कर्तन एवं दहन कृषि किसका नाम है? स्थानांतरित कृषि। और अब बात ये स्थानांतरित कृषि या कर्तन या दहन कृषि है भारत में। ध्यान रहे स्थानांतरित कृषि विश्व में क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ है? तो विश्व में स्थानांतरित कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर पूर्वी भारत है। अब उत्तर पूर्वी भारत समझ लें, उत्तर पूर्वी भारत कहाँ है? देखिए छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर धीरे धीरे समझा रहा हूँ। उत्तर पूर्वी भारत कौन कौन सा है, दक्षिण पूर्वी भारत। देखिए ये तो पश्चिम है, क्या है? पश्चिम दिशा है, ये पूर्वी दिशा है, ठीक है ना, ये उत्तर दिशा होगी और ये दक्षिण होगी, ठीक है। अब उत्तर और पूर्वी इस क्षेत्र को बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत। पर ध्यान रहे उत्तर पूर्वी भारत अपने जो ये उत्तरी है ना पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी, ये उत्तर पूर्वी भारत होता है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह, ये जो राज्य है ना ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ जो कृषि की जाती है उत्तर पूर्वी भारत में, उसको ध्यान रहे ये स्थानांतरित कृषि की जाती है। लेकिन भारत में स्थानांतरित कृषि अर्थात उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। पूछ रहे झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। यानी कि कहें तो नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, मेघालय, इस क्षेत्र में झूमिंग कृषि होती है। और झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में होती है। झूमिंग कृषि भारत में कहते हैं, स्थानांतरित कृषि का नाम झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में। ये विश्व में अलग अलग नाम है स्थानांतरित कृषि के। इसका दूसरा नाम कर्तन एवं दहन कृषि बताया मैंने। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? ये भी देखो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने को, क्योंकि विश्व की बातें हैं तो मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मिल्पा। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसका जो दक्षिणी जो देश है मैक्सिको चांदी उत्पादक देश है, वहाँ पर भी ये ऐसी कृषि करते हैं, यानी कि आग जला करके काट करके, तो उसको मिल्पा बोलते हैं। ध्यान रहे। अब इसके बाद में बात करें अपने ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में रोका कहते हैं। रोका स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? रोका। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, काफ़ी बड़ा देश है, जिसकी राजधानी ब्रासीलिया है। और उसका एक बड़ा शहर, जैसे अपने भारत की राजधानी दिल्ली है, एक बहुत बड़ा शहर मुंबई है, ऐसे ही रियो डी जेनेरो एक बड़ा शहर है। पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ वो वहाँ पर, और वहाँ पर कभी ओलंपिक खेल भी हुए थे रियो डी जेनेरो में। ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर है रियो डी जेनेरो। तो वहाँ पर ब्राज़ील में वैसे भी कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं, जिसे फजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी उत्पादक देश है, गन्ना उत्पादक देश है, गन्ना बहुत होता है वहाँ पर ब्राज़ील में। लेकिन वहाँ झूमिंग कृषि भी होती है, अर्थात कहें तो स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का ब्राज़ील में क्या नाम है? रोका है। मलेशिया, तो मलेशिया में इसको लदान कहते हैं। लदान क्या कहते हैं? लदान कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का नाम है। किस देश में? मलेशिया में।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार से ये कृषि से संबंधित बातें थी। आगे बताता हूँ और कृषि से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं। अब है चलवासी पशुचारण। क्या है चलवासी पशुचारण, देखते हैं। चलवासी जो चलते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते, अर्थात चलवासी पशुचारण वो होते हैं जो घर छोड़ करके चला जाते, 6-6 महीने साल भर वो वापस नहीं आते, अपने पशुओं को लेकर के कहीं घाटी में या कहीं दूर पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। तो चलवासी पशुचारण है ये भारत में एक तो हिमाचल प्रदेश में है और एक जम्मू कश्मीर में। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये एक गुज्जर है, गुज्जर बकरवाल ये जातियाँ हैं, यानी कि वहाँ पर गुज्जर मुसलमान हैं और बकरवाल बकरियों को चराने के लिए वो घाटी में निकल जाते हैं और जब बर्फ़ फिर से ज़्यादा गिरने लग जाती है तो वापस आ जाते हैं, 4-6 महीने में वो वापस आते हैं। तो वो घूम करके चलवासी चलते रहते हैं। ऐसे पशुचारण जो चलते हुए पशुओं को चलाते हैं, अर्थात वो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में ही मिलते हैं। राजस्थान में भी चलवासी पशुचारण मिलते हैं, कुछ आजकल कम हो गए, पहले ज़्यादा मिलते थे। ये थे रायका या रेबारी, ये ध्यान रहे, रायका या रेबारी। पहले ऊँटों के टोल ले जाया करते थे, ऊँटों के टोल है वो चला करके लंबी दूरी तक ले जाया करते थे। उसी इस प्रकार से चलवासी हो। तो आजकल कुछ भेड़ पालक भी ले जाते हैं, भेड़ पालक है वो भी उस भेड़ों को ले जाते हैं, लंबे समय यूपी तक ले जाते हैं, इधर राजस्थान से हरियाणा तक। इस प्रकार से राजस्थान में रायका रेबारी है वो चलवासी पशुचारण में आते हैं। मिश्रित कृषि, ये कई बार पूछा जाता है, बहुत मोस्ट है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है, तो ध्यान रहे, कृषि तो है ही है और कृषि के साथ में कई बार बच्चे हैं ना गलती कर जाते हैं। मिश्रित कृषि सोचते होंगे कि गेहूं के साथ जौ की या गेहूं के साथ चने की या मिक्स जो डबल तिबल कृषि करते हैं वो मिश्रित कृषि। ध्यान रहे, गलत हो जाएगा। मिश्रित कृषि के साथ पशुपालन करना, क्योंकि पशुपालन करेंगे तो उसका गोबर है वो हम यानी कि खेतों में डाल देंगे तो खाद लग जाएगी और वो जो खरपतवार है खेतों से निकाल के वो पशुओं को डाल देंगे तो एक दूसरे से जुड़ गया। तो इस कहने का कृषि और पशुपालन दोनों को अगर जोड़ दें तो मिश्रित कृषि कहलाती है। रोपण कृषि वो होती है जो यानी उसकी पौध रुपाई करके लगाई जाती है। ऐसे नहीं कि ट्रैक्टर से सीधी बिजाई कर दी। इसमें श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। ध्यान रहे, श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। किसमें होती है? रोपण कृषि में। कौन कौन सी होती है रोपण कृषि? देखिए, तो रोपण कृषि की बात करूं मैं तो ध्यान रहे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है रोपण कृषि वाली बात। जैसे चाय है, कौवा है, ये समझ रहे होंगे आप, चाय है, कौवा है, काजू रबर, ठीक है ना, ये खेती होती है, रबड़ की भी खेती होती है, ध्यान रहे। इसके अलावा केला, कपास, गन्ना, केला, कपास, गन्ना, ये क्या है? ये रोपण कृषि। इनके जो पौधे हैं वो रोपाई की जाती है हाथों से, इसलिए इसको रोपण कृषि कहते हैं। श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। और अगर बात करें विश्व में रोपण कृषि की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व में रोपण कृषि कौन से प्रदेश में होती है? उष्ण कटिबंधीय में। देखिए, ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच का भाग है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। भू मानी पृथ्वी और मध्य मानी बीच में, और रेखा काल्पनिक है भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस 0 डिग्री अक्षांश अगर बात करें 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक का जो भाग है, दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर, ये भाग है, इसको बोलते हैं उष्ण। उष्ण का मतलब सूरज की किरणें यहीं गिरती हैं सीधी। ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र यही है पृथ्वी का। और कटिबंध मतलब हो ही गया अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। और प्रदेश जहाँ जहाँ इस क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं, जैसे भारत भी इसमें पड़ता है, और इसके अलावा जैसे अपने मिस्र है, ब्राज़ील है ना, ये इस प्रकार से कहें तो ये देश है, ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आते हैं। यहाँ पर रोपण कृषि की जाती है। जैसे रबर की खेती है, तो रबर की खेती ये क्या है? रबर, तो रबर एक रोपण कृषि में आता है, ध्यान रहे। और रबर की सबसे ज़्यादा जो खेती होती है उसको भी हमें याद रखना है, ये मलेशिया में होती है। कहाँ होती है? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है वो कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। मलेशिया एशिया महाद्वीप में है, अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उससे थोड़ा आगे जाते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके पास में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मलेशिया की कुआलालंपुर है, ठीक है। और इसके बाद में वहीं थाईलैंड भी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तो थाईलैंड, मलेशिया वगैरह उस पास में ही है। कौवा की खेती ब्राज़ील में होती है, ये भी रोपण खेती है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। चाय भारत में होती है,
ध्यान रहे इसके पौधे रुपाई से होते हैं। इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया। कृषि के जो अन्य जो प्रकार है साथ में बताए, रोपण कृषि है, कोई व्यावसायिक कृषि है, कोई वाणिज्यिक कृषि है, ये बताते चले आ रहे हैं। तो इसके अलावा आगे की बात करें तो कुछ बातें और है इसमें, वो बता देता हूँ अभी हाथ के हाथ। देखिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे है चाय और कौवा। चाय और कौवा क्या है, कई बार पूछ रहे थे, सिंपल बातें हैं। तो ये पेय फसल है। क्या है? पेय फसल। ये पीने वाली है। चाय हम पीते हैं, कौवा हम पीते हैं, लेकिन ध्यान रहे कौवा के बीज होते हैं और चाय की पत्तियां होती हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जूट और कपास, ये रेशेदार फसल होती है। क्या होती है? रेशा निकलता है इससे, रेशेदार फसल। पूछ रहे हैं इनमें से कोई कौन सी रेशेदार फसल है? चारों, इसमें 3 ऑप्शन आ जाए, इनमें से कोई नहीं। जैसे चाय, कौवा, जूट, तो जूट कर देंगे रेशेदार फसल। रेशेदार फसल कौन से हैं? जूट और कपास को रेशेदार फसल है, इससे रेशा निकलता है। तो ध्यान रहे जूट से हम बोरियां, टाटपट्टियां बनाते हैं। बोरी नहीं होती कि जो अभी गेहूं वगैरह डालते हैं। और कपास है, कपास से तो आपको पता है उसका रेशा निकलता है, तो उससे कपड़े बनते हैं। रेशेदार फसल है जूट। जूट के बारे में और भी थोड़ा गहराई से बताएंगे आपको। जूट को ध्यान रहे, जूट के बाद में पटसन है, पटसन के बारे में बताएंगे आपको। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। तो इससे कई बार आता है ये गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। तो ये गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को, सुनहरा रेशा। जैसे ये पटसन है, पटसन का मुख्य उत्पादक देश भारत है। बेटा दीपांशु बदमाशी नहीं, चलो 2 मिनट में रुक गया। तो अब है चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा। ये क्या है? ये मुख्य खाद्य फसल है भाई, मुख्य खाद्य फसल। कई बार पूछते हैं कि कोई 3 खाद्य फसलों के नाम बताइए, तो बच्चे क्या करते हैं? कपास, चाय, चावल, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ध्यान रहे चाय, कपास ये खाद्य फसल नहीं है, चाय पेय फसल है, कपास रेशेदार फसल है। खाद्य फसल खाने वाली फसल है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है। ये क्या है? ये खाद्य फसल है। चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा? प्रथम देश चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। मिलेट क्या है? मिलेट मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज को मिलेट कहा जाता है। जैसे ज्वार है, बाजरा है और रागी है। रागी कर्नाटक में होती है, बाजरा जैसी होती है। ज्वार, बाजरा, रागी क्या है? मिलेट है, मोटा अनाज में आते हैं। कॉर्न का नाम सुना होगा, मक्का को बोलते हैं कॉर्न। मक्का का दूसरा नाम क्या है? कॉर्न है। कपास सर्वाधिक चीन में होती है भाई, ध्यान रहे। वैसे भारत में, गुजरात में होती है। पटसन मुख्य उत्पादक भारत है, ध्यान रहे। इसको गोल्डन फाइबर बताया मैंने, इसी को पटसन या कहें तो जूट, तो इसी में गोल्डन फाइबर, इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। वैसे कई बार ये जूट वाला था, जूट वाला नहीं आए तो इसमें जरूर करना। पटसन को क्या बोलते हैं? पटसन को गोल्डन फाइबर, हिंदी में आए तो सुनहरा रेशा और या गोल्डन, अंग्रेजी में तो गोल्डन फाइबर। देखिए गोल्डन फाइबर क्या है? गोल्डन मतलब सोने जैसा ये रेशा दिखे, सुनहरा रेशा। ये पटसन सन के बहुत सारे हम जैसे मान लो पहले वो सन है, उसको खेतों में उगता था और उसको गला करके उसके रेशे निकालते थे, उससे माचे वगैरह, खाट वगैरह बनाते थे। आज तक 20-20 साल हो गई उन खाट टूटती नहीं, उनका रेशा बहुत मजबूत होता है। कॉफ़ी के बीजों की खोज किसने की थी? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 850 ईस्वी की बात है, ठीक है। 850 ईस्वी में ब्राजील की बात है। एक काल्दी नामक व्यक्ति था, काल्दी। ये बकरियों को चराया करता था, बकरियां चराने ले गया जंगलों में। ब्राजील की बात है बेटा, नहीं बदमाशी नहीं, ब्राजील में। तो बकरियों ने क्या हुआ, कॉफ़ी के बीज खा लिए एक दिन। तो बकरियां इसे उछल कूद करने लगी। तो वो सोचा पता नहीं बकरियों क्या हो गया भैया, उनके खुद का धन होता है तो दुख तो होता है, कभी बकरियां मर ना जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए। वो उछल कूद करने लगे, जैसे शराब नहीं पीता आदमी को होश ही नहीं रहता, ऐसे ही। तो दूसरे दिन क्या हुआ, फिर उछल कूद, दूसरी बकरी ने खाया तो वो भी उछल कूद करने लगी। तो उसने खुद ने भी खाया तो उसके भी ऐसे मतलब फुर्ती आ गई, कहने का वो भी उछल कूद करने लग गया। तो ये बीज है ना, कॉफ़ी के बीज। तब समझ में आया कि बीजों से स्फूर्ति मिलती है। तो ध्यान रहे, काल्दे नामक व्यक्ति ने 850 ईस्वी में ब्राज़ील में कॉफ़ी की खोज की थी, इसलिए ब्राज़ील में कॉफ़ी सबसे अधिक होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे की बात करते हैं। देखिए अब है गहन कृषि। गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या
अधिक होती है। और भूक्षेत्र है वो छोटा होता है, भूक्षेत्र छोटा होता है। भूक्षेत्र का मतलब जमीन बहुत कम कम होती है। जैसे बात करें अपने, ये देखिए भारत है, ये उत्तरी भारत में यहाँ पर है, ये मैदानी भाग है। क्या है? मैदानी। और यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। तो यहाँ जमीन के टुकड़े छोटे छोटे हैं, जनसंख्या अधिक है। तो ऐसे क्षेत्रों में ध्यान रहे, एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ले ली जाती है। अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ तो एक फसल बड़ी मुश्किल से होती है, बरसाती। तो 2 या 3 फसल लेना एक वर्ष में, वो क्या कहलाती है? गहन कृषि। तो ध्यान रहे, 1% हमारे भी आया था। जब हमने पहले बार टीचर का एग्जाम दिया था, जो शुरुआत में लगे थे 2010-11-12 की बात है, तो उस समय पूछा था कि गहन कृषि कहाँ होती है। तो ध्यान रहे, गहन कृषि उत्तरी मैदानी भाग में होती है, विशेष तौर पर यूपी, बिहार इस क्षेत्र में गहन कृषि अधिक होती है। तो ये आपका पार्ट 4 पूरा हो गया। अब पार्ट 5 और 6 2 पार्ट और बचेंगे, तो ये आपकी किताब पूरी हो जाएगी। और ध्यान रहे, थोड़ा सा इतना जरूर है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जहाँ हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नीचे मेरे और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, जो आपको जो तैयारी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप देख लें, उन वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रखी है मैंने। थैंक यू, धन्यवाद।